हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने नंबर सिस्टम की बेसिक 2 क्लासेस खत्म कर चुके हैं हम लोग। जिसमें हम लोगों ने बिल्कुल जितनी भी थ्योरी थी, जितने भी कंसेप्ट थे, वो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किए थे। तो आज की क्लास में सिर्फ क्वेश्चन होंगे। पिछली 2 क्लासेज में हमने नंबर सिस्टम को बिल्कुल पूरा सभी चीज़ें बेसिक से डिटेल में डिस्कस की थी। जितने भी सारे कंसेप्ट थे वो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताए। ये नंबर सिस्टम की छोटी सी क्लास है जिसमें ज़्यादातर थ्योरी वाले क्वेश्चन या कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। ठीक है, छोटी सी सीट है, कंसेप्ट हो गए। और आज हम लोग इस सीट को ख़त्म कर देंगे, फिर उसके बाद में हम लोग डिविजुअलिटी रूल पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पिछली 2 क्लासेस का रिविजन करके आए होंगे, क्योंकि जितना भी बेसिक जितनी भी थ्योरी थी वो हम लोगों ने पिछली 2 क्लासेस में ख़त्म कर चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये तो मैंने क्या ईयर प्लग लगा रखा है, इससे क्या है कि बाहर की साउंड मेरे को सुनाई नहीं देती। माइक में तो साउंड कैंसिलेशन का बटन है, तो साउंड तो आएगी नहीं, बट मेरे को क्या डिस्टर्बेंस होता है, इस वजह से ईयर प्लग लगा रखा है। बाकी कोई ना। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटी सी सीट है, खत्म करते हैं, फिर कल की क्लास में नया कंसेप्ट चालू करेंगे, डिविजुअलिटी रूल। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चन बनते हैं, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीएस में, सीजीएल में, प्री मेंस, एमटीएस, हर एग्जाम में पूछे जाता है। तो क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं और आज की क्लास में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम लोग क्वेश्चन कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन 2 खत्म कर चुके हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नोट कराता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ चीज़ों को नोट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है एक्स का मान जिसके लिए ये दोस्तों ईयर पर लगा है, ये आप भी अपनी स्टडी के दौरान लगा सकते हो, जिससे कि बाहर की साउंड 90% तक डिक्रीज हो जाती है। तो बिल्कुल एक, अगर आपको बिल्कुल पीस चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो आप बिल्कुल ईयर प्लग लगा सकते हो, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो इस वजह से लगा रखा है ताकि बाहर की साउंड मुझे आती है तो मुझे डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, तो आप भी यूज कर सकते हो। क्या दे रखा है, एक्स का मान जिसके लिए मैं भी स्टडी के दौरान ये यूज करता था। ठीक है, x+3 सभी अभाज्य संख्या है, सभी अभाज्य संख्याएं है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ, तब तक आप लोग करने की कोशिश करो। जीरो दो एक, 0 2 1 और 101। ठीक है, तो करेंगे क्वेश्चन। क्या दे रखा है, x का मान जिसके लिए x, x+1, x+3 सभी अभाज्य संख्या है। और ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्या है, ये x और x+1 और x+3। तो इसमें ये पूछ रहा है मैं x की वैल्यू क्या रखूं कि ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अब अभाज्य संख्याओं का तो मैंने कोई फॉर्मूला बताया नहीं, ना कोई फॉर्मूला होता है, मतलब काम का फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, ये एक रैंडम सवाल होगा, तो बिल्कुल ऑप्शन से चेक कर लेंगे। भाई एक्स की वैल्यू डायरेक्ट ऑप्शन में दे रखी है, तो बिल्कुल ऑप्शन से चूज कर लेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन रखूंगा, एक्स की वैल्यू 0 रखूंगा, तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। अब 0 तो न्यूट्रल होता है, कोई अभाज्य संख्या नहीं होती ना, 1 होता है, तो 0 तो नहीं रखूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हट गया यहाँ से। ऑप्शन बी देख लेते हैं, 2 रखूंगा, 2 और 1 3 आ जाएगा, 3 2 5, बिल्कुल ये 2 3 5 एक अभाज्य संख्या होती है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला ऑप्शन देखते हैं, सी रखते हैं, एक। अब एक तो ना भाज्य होता है ना भाज्य होता है, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया। 101 रखते हैं, तो 101 101 102 102 से देखो अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो सम संख्या है ना, तो ऑप्शन डी भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको बिल्कुल बेस्ट अप्रोच होगी बाई ऑप्शन। ठीक है, मैं इसका बेसिक बता देता हूँ। ठीक है, कि बेसिक कैसे करेंगे हम लोग। देखो मेरे को ये 3 संख्याएं दे रखी है, एक्स, x+1 और x+3, ये 3 संख्याएं दे रखी है। अब ध्यान से देखो, शुरू की 2 संख्या है ना, x और x+1, ये लगातार संख्या है। भाई ये x है, फिर x में 1 जोड़ दिया गया, अर्थात ये दोनों लगातार संख्या है ना। अब दुनिया में सिर्फ 2 और 3, यही 2 अभाज्य संख्या है जो लगातार है, इनके अलावा कोई सी भी संख्या ऐसी नहीं है जो लगातार संख्या हो। तो मैं अब देख लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई और इसकी वैल्यू 3 आ गई,
तो एक्स की जगह 2 रखूँ कितना जाएगा, 2 3 5, देखो सेटिस्फाई हो रहा है, 2 3 5 3 और अभाज्य संख्या है ये। तो बेसिक से ऐसे करना है। बता आपको ये सवाल जब एक्स की वैल्यू डायरेक्ट ऑप्शन में दे रखी है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे, ना कि बेसिक से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। समझ में आ गए दोस्तों, 2 तरीके से सवाल हम लोगों ने किया, ठीक है। मैंने बिल्कुल 2 क्लासेज में बिल्कुल इसका कंसेप्ट थ्योरी डिटेल में डिस्कस किया, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत आई होगी सवाल करने में। छोटी सी सीख है, खत्म कर लेंगे भाई आज इसके क्वेश्चन, फिर कल नया टॉपिक पढ़ेंगे बिल्कुल फ्रेश। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रहा है। यदि m 0 और 50 के बीच की 0 और 50 के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं और n 0 और 100 के बीच की अभाज्य संख्या है, 0 और 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं, तो m-1 तो m-n क्या होगा। ये क्वेश्चन है भाई CGL पीरी का सवाल है, ऑप्शन दिखा देता हूँ। और मुझे लगता है कि ये सारा सभी स्टूडेंट ने कर लिया होगा, इतना इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन है भाई इस टॉपिक का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबने कर लिया होगा। मैंने बिल्कुल आपको जब थ्योरी कराई थी, कंसेप्ट कराई थी, तब मैंने आपको बताई थी m क्या है, 0 और 50 के बीच की अभाज्य संख्या है। अब मैंने बताई थी 0 और 50 के बीच की लेना है, ध्यान रखना है, बीच का वर्ड बोला है, बीच का वर्ड बोला है, ठीक है। 0 और 50 के बीच की अभाज्य संख्या है। तो मैंने क्या बताया था, तो क्या बताया था, 0 और 50 था, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 15 जाएगी। मैंने बोला था ना कि 1 से 50 के बीच कितनी संख्या होगी, 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं होंगी, और n की वैल्यू क्या आएगी, और 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 10 संख्याएं होंगी। तो अब m-n करूंगा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। मुझे लगता है कि ये तो सभी स्टूडेंट ने कर लिया होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाता है, इस वजह से मैंने आपको थोड़ी डिटेल में कराई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा मेरे साथ साथ। करते हैं अगला क्वेश्चन, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं भाई। 3 नंबर जो एक दूसरे के सहभाज्य है, 3 नंबर जो एक दूसरे के सहअभाज्य है, ऐसे हैं कि पहले 2 का गुणनफल, पहले 2 का गुणनफल 286 है और अंतिम 2 का गुणनफल 770 है। तो 3 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 3 संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ भाई, A B C D 85 80
75 और 70। ठीक है, करेंगे भाई क्वेश्चन। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये तो मैं एक ही करा रहा हूँ, बट कंसेप्ट यही रहेगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 3 नंबर है जो एक दूसरे के सहभाज्य है, यानी कि 3 संख्याएं दे रखी है और तीनों संख्याएं एक दूसरे के सहभाज्य है। देखो इस लाइन को आप ध्यान से पढ़ो, एक दूसरे के सहभाज्य है, इसका मतलब क्या होगा? तीनों नंबर एक दूसरे के सहभाज्य, इसका मतलब होगा कि तीनों संख्याओं में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। बिल्कुल मैंने बताया था, ये बताया था ना, सहभाज्य संख्या क्या होती है? वो संख्या जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता। ठीक है, ऐसे है कि पहले दो का गुणनफल 286 है और अंतिम दो का गुणनफल 770 है। ठीक है, तो मैं 3 संख्याएं मान लेता हूँ, 1 2 3। ठीक है, तो पहले दो का गुणनफल ऐसे मान लेता हूँ, ब्रैकेट में क्यों मान करना। पहले दो का गुणनफल कितना दे रखा है? 286 दे रखा है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करेंगे। ठीक है, और अंतिम दो का गुणनफल क्या होगा? यही होगा ना, सेकंड गुना थर्ड नंबर। कितना दे रखा है? 770 दे रखा है। तो इन तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, क्या दे रखा है? पहले दो का गुणनफल 286 है और अंतिम दो का गुणनफल 770 है। भाई पहले दो और अंतिम दो में देखो, ये दो नंबर तो, दूसरा नंबर तो कॉमन आ रहा है ना, ठीक है, अगर मैं सपोज करो इसको अगर इसमें भाग दूंगा तो देखो इस दो नंबर से ये दूसरे नंबर से दूसरा नंबर कट जाएगा, अर्थात राइट साइड में भी जो भी कॉमन चीज होगी ना वो कट जाएगी, और जो चीज कॉमन कटेगी वही तो सेकंड नंबर होगा। भाई यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में सेकंड कॉमन है, दोनों में तो कॉमन से कॉमन कट गया, तो इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन होगा वो कट जाएगी और वही संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या होगी। ठीक है, तो मैं काट लेता हूँ। देखो नंबर 2 से तो कट ही रहा है। ठीक है, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 2 से कट रहा है, तो इसको कैसे काट लेता हूँ? इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 एकम 2, 2 चौको 8। बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूँ, 2 3 अच्छा है। ठीक है, इसको 2 से काटूंगा तो कितना आएगा? 2 3 6 आ जाएगा, 2 8 16 और 2 5 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से तो 2 कट गया, यानी कि दूसरा नंबर जो होगा उसमें 2 तो होगा ही होगा। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया। अब ध्यान से देखो, ये संख्या 11 का मल्टीपल है, 11 से कट रही है ना। देखो 143 का मतलब होता है 11 गुना 13, और 385 का मतलब होता है 11, कितना आ जाएगा? 33 और 5, 11 गुना 35। देखो यहाँ से 11 भी कट गया, तो दूसरे नंबर में 11 भी होगा। तो दूसरा नंबर क्या आएगा? बेसिक, और तो कुछ कट नहीं रहा। अब देखो 13 35 में तो कुछ भी नहीं कट रहा, यानी कि दूसरा नंबर श्योर है कि दूसरा नंबर 22 होगा। तो मैंने दूसरा नंबर तो पता कर लिया कि भाई दूसरा नंबर 22 होगा। अब देखो यहाँ पे 13 और 35 इनमें कुछ कट रहा है क्या? और ये देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दो, तो ये यहाँ से डेफिनेटली है कि फर्स्ट नंबर 13 होगा और थर्ड नंबर 35 होगा, क्योंकि दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है। भाई ये दोनों भी तो एक दूसरे के सहभाज्य होने चाहिए। ठीक है, तो पहली संख्या क्या आ गई? यहाँ से पहली संख्या 13 आ गई और तीसरी संख्या क्या आ गई? 35 आ गई। या आप तीसरी संख्या को 13 भी मान सकते हो, कैसे कर लो। ठीक है, तो क्या दे रहा है? बस मुझे इनका योग पूछ रहा है। देखो एक दूसरे के सहभाज्य, क्या 13 22 35 में कुछ भी कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। बस मेरे को इनका योग पूछा है, तो कितना आएगा? 5 2 7 3 10, 3 2 5 6 1 7, तो 70 कौन सा ऑप्शन हो रहा है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बताया, इतना बेसिक से करना नहीं था आपको, डायरेक्ट करना था। कैसे? ये देखो नंबर 22 से कट रहा है, 22 कम 22, 22 66, और कितनी बार कटेगा? 35 बार कटेगा, तो सेकंड नंबर की वैल्यू क्या आ गई? 22 आ गई। अब देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दूसरे नंबर यही हो जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर 13 हो गया और थर्ड नंबर कितना होगा? 35, इनको जोड़ूंगा कितना आएगा? 70। ऐसे करना था आपको एग्जाम में। ठीक है, वो तो मैंने बता दिया बेसिक से कि आप कैसे चीज़ों को डील करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तब तो नोट कर लीजिए, मैं पानी पी रहा हूँ। समझ में आ गया दोस्तों? देखो हमारी स्पीड काफ़ी अच्छी स्पीड चल रही है। ठीक है, वो तो हम क्या चीज़ों को नोट क्वेश्चन में लिखवाना पड़ता है, इस वजह से, वरना काफ़ी अच्छी स्पीड है। इस स्पीड से करेंगे तो हम टाइम लिमिट में हम लोग अपना सिलेबस खत्म कर लेंगे, वो भी 100% पैटर्न वाइज। ठीक है, तो बिल्कुल बिलीव रखना आप लोग। तो मैं जो जो नोट कराऊंगा नोट करते रहना। एक बार अगर आपके नोट्स बन गए ना, फिर आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं आएगी। भाई मैं भी तो क्वेश्चन लिखा रहा हूँ। ठीक है, बहुत फायदेमंद होगा ये आपके लिए। आप एक बार मेरे साथ नंबर सिस्टम खत्म करके देखिए। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर करेंगे 6।
इसी टाइप का है भाई, ठीक है। फिर टाइप चेंज करेंगे हम लोग। चार क्रमागत अभाज्य संख्या है, चार क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं जो आरोही क्रम में है, जो आरोही क्रम में है, ठीक है। उनमें पहले तीन का गुणनफल, उनमें पहली तीन का गुणनफल दे रखा है मेरे को, तीन सौ पिचासी है। और अंतिम तीन का गुणनफल दे रखा है 1001 है। तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी, तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ, तब तक आप लोग करने की कोशिश करो, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट करवाया है आपको, ठीक है। कुछ से चीज़ें मेरे से पहले अगर आप लोग करना चालू करोगे ना, तो आपकी थिंकिंग बढ़ेगी, और आपने बाई चांस कोई सवाल कर भी दिया ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। इस वजह से मैंने कंसेप्ट बता दिया, उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बता दिया। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग इवन ट्राई तो करो क्वेश्चन को, उत्तर आए नहीं आए वो बात की बात है, ठीक है। तो करते हैं, क्या दे रखा है, चार क्रमागत अभाज्य संख्या दे रखी है। क्रमागत जानते हो ना, इनमें सेम गैप हो, ठीक है। चार क्रमागत अभाज्य संख्या है जो आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब जानते हो ना, छोटी से बढ़ते क्रम में हो, ठीक है। तो उनमें पहली तीन का गुणनफल दे रखा है 385। तो मैं तीन संख्या मान लेता हूँ, फर्स्ट ये मान ली, गुना सेकंड, और इन तीन संख्या का गुणनफल दे रखा है मेरे को, कितना दे रखा है, 385 दे रखा है, ठीक है। तो अंतिम तीन का गुणनफल, तो चार ही संख्या लेनी है टोटल, तो अंतिम तीन कौन सी हो जाएंगी, सेकंड गुना थर्ड गुना फोर्थ, ये अंतिम तीन हो जाएगी ना, इनका गुणनफल दे रखा है मुझे 1000। तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी, तो चारों में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, और चारों संख्याएं क्रमागत अभाज्य संख्या दे रखी है, ठीक है। अब देखो ये 1001, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है भाई, इस नंबर को आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। पूरी गणित का मतलब हर जगह काम आएगा, कैलकुलेशन हो गया ना उसमें हर जगह काम आएगा, चाहे अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट याद रख लो। 1001 का मतलब होता है 7 गुना 11 गुना 13, ये चीज़ आपको डायरेक्ट याद रखनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, ये तीन अभाज्य संख्याएं हैं और जो कि क्रमागत है, तीन दुनिया में मतलब 1001 इतना प्यारा नंबर है कि तीन अभाज्य संख्याएं हैं और जो कि क्रमागत है। तो देखो ये चीज़ आपको डायरेक्ट याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई, यहाँ पर रख देता हूँ 7 गुना 11 गुना 13, क्योंकि मुझे आरोही क्रम में लेना है, तो छोटे से बढ़ते क्रम में लेना है, इसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब पहली तीन का गुणनफल दे रखा 385, तो देखो इनमें क्या चीज़ नहीं आई, 385 में 5 जरूर होगा, क्योंकि 5 लास्ट में आ रहा है, तो 385 कैसे लिख सकता हूँ, 5 गुना 5 7 35, 3 5 7 35 ही आ गया, ठीक है। 77 को देखते क्या आएगा, 5 गुना 7 गुना 11, ये चीज़ आ गई ना। तो देखो पहली संख्या तो आ गई, 5 आ गई, ठीक है। अब देखो सेकंड दोनों में कॉमन होनी चाहिए और मुझे बढ़ते क्रम में लेनी है, ठीक है। तो 7 आ जाएगी, थर्ड क्या आ जाएगी, थर्ड आएगी 11 आ जाएगी, और फोर्थ क्या आ जाएगी, फोर्थ किसी में नहीं है, फोर्थ 13 है, 13 ही हो जाएगी फोर्थ। देखो ये आ गई बढ़ते से, पहले क्या आ गई, 5 आ गई, तो आ गई ना बिल्कुल। अभाज्य संख्या है, चार क्रमागत अभाज्य संख्या है देखो, और जो कि आरोही क्रम है। मुझे क्या पूछा है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछा, तो सबसे बड़ी कौन सी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आ जाएगा, तब तो नोट कर लीजिए आप इस सवाल को। नोट कर लिया होगा, ठीक है। दो क्वेश्चन करा दिए भाई इस टाइप के, उम्मीद करता हूँ अब समझ में आ गया होगा आपको। आज ग्रीन पेन अच्छे से साफ नहीं हो रहा है।
भाई समझ में तो आ रहा है ना सारी चीजें। सीडीएस वगैरह में ये चीजें ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन है थ्योरी वाले हैं, एसएससी में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पीडी में तो जरूर पूछा जाता है भाई इस सीट में से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। और इस टाइप के मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, और दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के, ठीक है। मान लीजिए एन इस प्रकार, एन इस प्रकार का एक धनात्मक पूर्णांक है का है कि एन स्क्वायर प्लस 105 एक पूर्ण वर्ग है। इस प्रकार के एन की संख्या क्या होगी? इस प्रकार के एन की संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन है भाई, सॉल्व करते हैं। ए बी सी डी, तब तक आप लोग करने ट्राई करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप के 2 क्वेश्चन कराऊंगा, और दोनों क्वेश्चन आपने समझ लिया तो इस टाइप कंप्लीट हो जाएगी। टाइप कितना भी घुमा फिरा के दे ले, आपको दिक्कत आएगी नहीं। थोड़ा सा टफ भी है, बट हाँ बिल्कुल अगर पूरा फोकस यहीं पर रखोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। क्या दे रखा है? मान लीजिए कि एन इस प्रकार से धनात्मक पूर्णांक है। ये देखो एन जो है ना पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है। तो एन स्क्वायर प्लस 105 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इस प्रकार की एन की संख्या क्या होगी? यहाँ पर मुझे एन की संख्या पूछी है, एन का मान नहीं पूछा, ऐसे पूछा एन के कितने मान पॉसिबल है, ठीक है। अर्थात एन की संख्या क्या क्या होगी, ठीक है। तो ये दे रखा है कि एन स्क्वायर प्लस 105, ये देखो कि एन स्क्वायर प्लस 105 क्या दे रखा है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? वो संख्या जिसे पावर 2 की फॉर्म में लिख सके, वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी ना भाई। पावर 2 की फॉर्म में लिखे तो वो संख्या तो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अर्थात पावर 2 या पावर 2 को कोई मल्टीपल होनी चाहिए, तो सारी संख्या पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी, ठीक है। तो मान लेता हूँ कि वो एक संख्या क्या मान लेता हूँ, एन के साथ एम ही मान लेता हूँ, एम मान लिया, ठीक है। और ये जो संख्या है ना एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो एम स्क्वायर देखो बिल्कुल पावर 2 की फॉर्म में आ गया, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, तो मैंने एम स्क्वायर मान लिया, जहाँ पर एम कोई भी संख्या हो सकती है इंटीजर, ठीक है। तो अब यहाँ से मुझे एन की वैल्यू निकालनी है, तो मैं एन को उधर ले जाता हूँ, तो कितना जाएगा यहाँ से? मुझे यहाँ पे एन की वैल्यूज पता नहीं करनी, एन के कितनी वैल्यूज है ये पता नहीं है, ठीक है। तो एन को उधर ले जाता तो क्या आएगा? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 105 आएगा, ठीक है। अब ये एक फॉर्मूला होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? अलजेब्रा का फॉर्मूला आपको आता भी होगा, इसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी और गुना ए माइनस बी, ठीक है। तो ये तो दे रखा है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या जाएगा? एम माइनस एन गुना एम प्लस एन बराबर क्या है? 105 आ गया, ठीक है। ये आ गई, यानी कि मेरे को 2 इंटीजर की गुणा दे रखी है भाई। इंटीजर में इंटीजर घटाऊंगा तो इंटीजर ही आएगा, और इंटीजर में इंटीजर जोड़ूंगा तो इंटीजर ही आएगा। यानी कि 2 इंटीजर संख्या की गुणा आ रही है 105, ठीक है। तो मैं 105 को कैसे तोड़ सकता हूँ? 2 संख्या की गुणा में, ठीक है। तो कैसे तोड़ सकता हूँ? तो क्या करना है, सबसे पहला केस क्या होगा? सबसे पहला केस क्या होगा भाई? 1 गुणा 105 होता है ना, 105 को मैं कैसे ले सकता हूँ? 1 गुणा 105 ले सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना कि m माइनस एन, तो जाहिर सी बात है कि m माइनस एन छोटा होगा और m प्लस एन बड़ा होगा ना भाई। ये संख्या बड़ी छोटी होगी, ये संख्या बड़ी होगी, ठीक है। अगला केस क्या दे सकता हूँ मैं? 3 भी तो होता है भाई। 3 गुणा कितना? 35 105 होता है, 3 गुणा 35 105 को ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ, ठीक है। 4 से कटेगा नहीं। अब देखता हूँ 5 से जा रहा है बिल्कुल, इतना 21 पंजे 105 होता है। अब 6 से कटेगा नहीं पूरा पूरा, ठीक है। अब 7 बिल्कुल 7 लिख सकता हूँ, 7 गुणा 15, ठीक है। 8 नहीं लिख सकता, 9 क्योंकि इंटीजर लेना है ना, 9 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। 10 11 12 13 14 15, अब 15 गुणा 7 लिख सकता हूँ क्या? अब देखो इसका उल्टा लिख सकता हूँ, उल्टा नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो पहली संख्या है ना ये छोटी संख्या होनी चाहिए, m माइनस एन गुणा m प्लस एन, तो ये संख्या छोटी है ना और ये संख्या बड़ी है,
तो पहले छोटी संख्या आनी चाहिए यहाँ पर, तो पहली बड़ी संख्या आ गई, तो इसके आगे जितने भी इनको उल्टा करके लिखूंगा ना वो केस पॉसिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये केस पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से मुझे m और n की वैल्यू इंटीजर चाहिए, तो यहाँ से दो संख्याओं का गुणा डिफरेंस दे रखा है, दो संख्याओं का प्लस दे रखा है, तो ये देखो यहाँ पे 4 केस बनेंगे, ठीक है, 4 केस बनेंगे, और ये चारों केस से है ना, और m और n की वैल्यू इंटीजर निकल के आएगी, आप करके देख लीजिए चाहे भाई। यहाँ पे मैं पहला केस से बता देता हूँ, ठीक है, सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहला केस देखो यहाँ से m माइनस एन कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, m प्लस एन कितना दे रखा है, 105 दे रखा है, तो यहाँ से m और n की वैल्यू क्या होगी। एक छोटा सा कंसेप्ट है भाई, पूरे गणित का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, सब जगह लगेगा जहाँ भी कैलकुलेशन होगी, ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए आप, ठीक है। मेरे को दो संख्याओं को सम दे रखा है और दो संख्याओं को डिफरेंस दे रखा है, तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है कि उन दोनों संख्याओं की वैल्यू क्या होगी, तो उन दोनों संख्याओं की वैल्यू आप डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे, इस कंसेप्ट से। देखो मेरे को दो संख्याएं दे रखी है, सपोज करो मैं दो संख्याएं x और y मान लेता हूँ, मेरे को इन दोनों संख्याओं को सम दे रखा है, x प्लस वाई का सम दे रखा है, मुझे स्मॉल a दे रखा है, ठीक है, और इन दोनों संख्याओं को डिफरेंस दे रखा है, x माइनस वाई का डिफरेंस दे रखा है कितना, स्मॉल b दे रखा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे x बड़ा होगा, भाई x माइनस वाई कर रहा हूँ, बड़ी वैल्यू में से छोटी संख्या घटाते हैं, तो यहाँ से x क्या होगा, y होगा। अगर मैं यहाँ से पूछूं x और y की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो यहाँ पे दो इक्वेशन बन गई, अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करना तो आप जानते हो ना भाई, साइन को सेम कर लीजिए, फिर घटा लीजिए, जोड़ लीजिए, ठीक है। इन दोनों में से एक बार घटा लेता हूँ और एक बार जोड़ लेता हूँ, तो अगर यहाँ से अगर इस इक्वेशन सॉल्व करो तो क्या आएगा, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ूंगा तो x 2x आ जाएगा, y माइनस वाई करूँगा तो y से y कट जाएगा, कितना आएगा a प्लस बी आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू a प्लस बी बटा 2 आई। अब मुझे y की मान निकालना है, तो क्या करूँगा, यहाँ से x को गायब करना पड़ेगा, और x कैसे गायब होगा, इन दोनों इक्वेशन को घटा देता हूँ भाई, इस इक्वेशन में से इक्वेशन घटाता हूँ तो x कट जाएगा, और y में से माइनस का y घटाऊंगा तो y 2y हो जाएगा, ठीक है, और a माइनस बी हो जाएगा यहाँ से, तो y की वैल्यू क्या निकल के आई, a माइनस बी बटा 2y, ठीक है। ये तो आप लोग बेसिक से ऐसे करोगे इसको, ठीक है, बट आपको ये चीज़ डायरेक्ट याद रखनी है। देखो मेरे को दो संख्याओं को सम दे रखा है और दो संख्याओं को डिफरेंस दे रखा है, तो बड़ी संख्या वैल्यू x है, तो बड़ी संख्या की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना आपको, a प्लस बी बाई 2, ये डायरेक्ट याद रखनी है। और छोटी संख्या y है, छोटी संख्या की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों संख्याओं को घटा के आधा करना है, a माइनस बी बटा 2, तो ये चीज़ आपको डायरेक्ट याद रखनी है, ठीक है। बेसिक से मैंने आपको बताया ये चीज़ कैसे आई, बट आपको डायरेक्ट याद रखनी है। अगर मेरे दोनों संख्याओं को सम दे रखा है और दोनों संख्याओं को डिफरेंस दे रखा है, तो बड़ी संख्या की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग कर दूंगा, और छोटी संख्या की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों संख्याओं को घटा के 2 से भाग कर दूंगा, ठीक है। इसी कंसेप्ट का यूज यहाँ पे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये देखो क्या दे रखा है, दो संख्याओं को डिफरेंस दे रखा है, दो संख्या को समित दे रखा है। यहाँ पे देखो m छोटा है, m माइनस एन, तो सॉरी m बड़ा है, क्योंकि बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू घटाते हैं, तो m की वैल्यू बड़ी संख्या की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर दूंगा, 105 प्लस 1 बटे 2, ठीक है। और n की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों संख्याओं को घटा के बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाता है भाई, m प्लस n बड़ा होगा ना m माइनस एन से, तो 105 माइनस 1 बटे 2। देखो भाई ये चीज़ आपको डायरेक्ट आ गई। अगर आप लोग बेसिक से करते हैं तो कितना टाइम लगता, तो कर लेते हैं इसको, 106 बटे 2 करूँगा तो 53 आ जाएगा, और ये 52 आ जाएगा। तो यहाँ से m और n की वैल्यू कितनी आ गई, 53 और 52 आ गई, ठीक है। तो अब आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे m और n की वैल्यू इंटीजर आ गई, क्यों आ रही है इंटीजर, देखो ये संख्या ऑड है और ये संख्या भी ऑड है, अगर ऑड में ऑड जोड़ूंगा तो इवन आएगा, और इवन को 2 से भाग दूंगा तो ये संख्या इंटीजर आएगी ना, ये संख्या इंटीजर ये आएगी ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये संख्या ऑड है और ऑड में से ऑड घटा रहा हूँ तो क्या आएगा, इवन आएगा, इवन को 2 से भाग दूंगा तो ये नंबर क्या आ रहा है, इवन आ रहा है और इंटीजर आ रहा है ये नंबर। मुझे m और n की वैल्यू इंटीजर ही तो चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सारी संख्याएं देखो क्या आ रही है, सारी संख्याएं ऑड आ रही है, ऑड आ रही है, ऑड आ रही है, ऑड आ रही है, तो इन चारों केसेस से m और n की वैल्यू इंटीजर आएगी, ठीक है। तो ये मैंने एक केस लिया, उससे मेरे को m और n की वैल्यू इंटीजर आ रही है, और 52 और 53 आ गई, अर्थात m और n का ये एक सेट आ गया, ठीक है। अब आगे ऐसे कैसे से देखोगे तो वहां से भी m और n की वैल्यू इंटीजर आएगी, अलग अलग आएगी, हर सेट से अलग अलग आएगी ना, तो यहाँ से m और n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो गई, 4 आ गई ना, 1 2 3 4, 4 केस बन रहे थे, n की कितनी वैल्यू आ गई, 4 वैल्यू आ गई। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पहले केस से बता दी मैंने, n की वैल्यू 52 आएगी। ऐसे आप और केस से भी चेक कर सकते हो, बट मेरे को वैल्यू नहीं पूछी, मेरे को पूछी है कि कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। तो यहाँ पे 4 केस बन रहे हैं, तो n की 4 वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब तो नोट कर लीजिए आप।
ठीक है, कर लिया होगा नोट, उम्मीद करता हूँ आप समझ में आ गया ना सबको भाई। इतना बेसिक से इतना डिटेल में कोई नहीं, पहली बार तो ये सवाल ना बहुत कम टीचर ही कराएंगे आपको। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा रखा है मैंने पहले ही, देखो। और इस 90% टीचर ही कराएंगे भाई इन सवालों को। मेरे पास आए तो बिल्कुल हम लोग तो बिल्कुल 100% पढ़ेंगे ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया मैंने। ये तो होगा ये। अब दूसरा इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और वो तगड़ा क्वेश्चन है ना, बोला था ना इस टाइप के 2 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सपोज करो ये 105 की जगह अगर 48 आ जाए, क्वेश्चन सेम ही रहेगा, ऑप्शन सेम रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर 48 आ जाए तो आप बताइए यहाँ पे एन की कितनी वैल्यूज पॉसिबल होगी। ठीक है, मतलब आप लोग सॉल्व कीजिए, बिल्कुल मैंने आपको डिटेल में समझाया। ऑप्शन डी क्या है, 4। अब इस सवाल का उत्तर 4 थोड़ी ना आएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं भाई, जितना मैक्सिमम लेवल बन सकता है हम लोग वहां तक जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन बेसिक था, आप इसे थोड़ा सा चीजें उठाएंगे तो मैक्सिमम लेवल ये बनेगा इस टाइप का। सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है, मान लीजिए एन इस प्रकार का एक धनात्मक पूर्णांक है कि एन स्क्वायर पर 27 पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या दे रखा है, एन स्क्वायर पर 47 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जिसे पावर 2 की फॉर्म ले सके। तो मान लेता हूँ एम, मान लेता हूँ अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसके क्या आएगी, ये इस फॉर्म की आएगी एम स्क्वायर। चाहे एम क्या हो सकता है, एम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल वही प्रोसेस रहेगा। इसको तो ले जाता हूँ एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से एम माइनस एम गुणा एम प्लस एम कितना आएगा, 48 आएगा। बिल्कुल कराया आपको क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखो ये दोनों संख्या इंटीजर दे रखी है एम और एन, दोनों संख्या इंटीजर को गुणा करके 48 आ रहा है। तो मैं 48 को 2 संख्या गुणा में कैसे ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है, पहला केस क्या लेते हैं, पहला 1 गुणा 48 ले लेते हैं। 48 को कैसे ब्रेक करके ले सकते हैं, पहला केस ले लेते हैं। दूसरा क्या ले लेते हैं, 2 गुणा 24 ले लेते हैं। ठीक है, तीसरा क्या ले लेते हैं, 3 गुणा 16 लेते हैं। बिल्कुल, तो 4 के साथ ही बढ़ना है, 4 गुणा 12 लेते हैं। 5 के साथ नहीं बढ़ना, 6 के साथ बढ़ना है। बिल्कुल 6 गुणा 8 ले लेते हैं। तो 8 गुना 6 ले सकते हैं क्या, मैं एक बार देख लेता हूँ, आपको नीचे दिखाई दे रहा है नहीं दिख रहा, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, ये 8 गुना 6 नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, इसको तो काटेंगे ऐसे भी। ठीक है, 6 गुना 8 के बाद मैं 8 गुना 6 ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। देखो यहाँ पे एम माइनस एम छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, तो पहली वाली छोटी संख्या हुई थी 8 गुना 6, ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि पहली संख्या मुझे छोटी लेनी है। अब 8 गुना 6 लिया तो 8 बड़ा होता है ना जैसे, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। अब मेरे पास ये केस आए, कितने केस आ गए, 5 केस आ गए। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से मेरे को एम और एन की वैल्यू इंटीजर चाहिए। दे रखा है ना कि एन की वैल्यू क्या चाहिए मुझे, एन इस प्रकार है कि पूर्णांक है भाई, पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ से एम और एन की वैल्यू मुझे इंटीजर चाहिए। ठीक है, तो पहला केस बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एम माइनस एन कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। एम प्लस एन कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। तो यहाँ से देखो एम बड़ा है ना, एम बड़ा है एन से, क्योंकि एम में से घटा रहे हैं, तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट 48 प्लस 1/2 आ जाएगी ना। अभी अभी बताया एम बड़ी संख्या है तो दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे दूंगा। एन छोटी संख्या है तो क्या करना है, 48 माइनस 1/2। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से एम की वैल्यू क्या आएगी, एम की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, एम की वैल्यू 24.5 आ जाएगी ना, 24.5 आ जाएगी ना। ठीक है, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 23.5 आ जाएगी ना। क्या दिमाग ही पता नहीं क्या जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मेरे को तो एम और एन इंटीजर चाहिए था ना, एन की वैल्यू इंटीजर चाहिए थी ना, बट ये केस तो पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि पहला केस यहाँ से पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है उसका मैं रीजन बताता हूँ। देखो यहाँ पे 48 क्या है, 48 एक इवन नंबर है, एक क्या है, ऑड नंबर है। अब मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, अगर मैं इवन की अगर ऑड में जोड़ूंगा तो ये नंबर क्या आएगा, ये नंबर हमेशा ऑड नंबर आएगा। अगर ऑड को मैं 2 से भाग दूंगा तो ये नंबर हमेशा ऑड नंबर आएगा। देखो ऑड भी आ रहा है। ठीक है, बट मुझे तो चाहिए था क्या, इंटीजर चाहिए, मतलब सॉरी ये दशमलव में जाएगा। ठीक है, बट मुझे तो क्या चाहिए था, पूर्णांक में चाहिए था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर में से ऑड घटाऊंगा तो क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। जब ऑड नंबर को 2 से भाग दूंगा तो ये संख्या दशमलव में जाएगी। बट मेरे को तो एन क्या चाहिए था, मेरे पास इंटीजर चाहिए था। यानी कि एम और एन की वैल्यू इंटीजर कब आ सकती है, एम और एन की वैल्यू इंटीजर जब आ सकती है जब मैं इवन में से इवन घटाऊं और ऑड में से ऑड घटाऊं, तभी आ सकती है ना। यानी कि यहाँ पे वो केस पॉसिबल नहीं होगा जिसमें एक नंबर इवन हो और एक नंबर ऑड हो, वो केस तो पॉसिबल होगा ही नहीं। तो मैं उस केस को तो हटा दूंगा। देखो यहाँ पे 1 और 48 में ये ऑड है, ये इवन है, तो पहला केस तो पॉसिबल नहीं है। 2 और 24 दोनों इवन है, बिल्कुल
इवन में से इवन घटाऊंगा तो इवन ही आएगी, और इवन में इवन जोड़ूंगा तो इवन संख्या आएगी, इवन संख्या 2 से बिल्कुल डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये केस पॉसिबल है, एक केस ही होगा। अब 3 गुणा 16, एक इवन आ गया एक और आ गया, तो बिल्कुल ये केस पॉसिबल नहीं है। 4 12 दोनों इवन है, बिल्कुल ही केस पॉसिबल है। 6 8 इवन है, बिल्कुल ही केस पॉसिबल है। तो यहाँ पर कितने केस पॉसिबल है? 3 केस पॉसिबल है। मेरे से यही पूछा है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। बस ध्यान यही रखना था, अगर मैं इवन में इवन जोड़ूंगा तो ही वैल्यू इंटीजर आएगी। अगर एक संख्या ऑड हुई और एक संख्या इवन हुई तो वहां से ये वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी, तो उस केस को हम लोग इग्नोर करेंगे। पिछले वाले सवाल में देखो, सारे जो केस बन रहे थे ना, वो सारी संख्याओं में ऑड नंबर थे। ठीक है, तो वहां से मैंने सारे केस बिल्कुल हम लोगों ने करेक्ट कर दिए थे। बट यहाँ पे वो केस को हटाना है जहाँ पे एक नंबर इवन हो और एक नंबर ऑड हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन कराए मैंने इस टाइप के, भयंकर लेवल के सवाल थे। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये 8वां क्वेश्चन था, आप नंबरिंग कर सकते हो भाई 7 ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। आज पता नहीं है मिटने में काफी दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन कराऊंगा तो ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, यदि n प्राकृतिक संख्या है, तो n के कितने मानों के लिए, तो n के कितने मानों के लिए 3n प्लस 4 स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे n प्लस 2 भी एक पूर्णांक है। करेंगे भाई, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, बट एक क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही लेते हैं मन। ठीक है, ध्यान से देखेंगे भाई, मैथ्स में कभी कभी पूछ लेते हैं, CDS में तो पूछा ही जाता है ये सवाल। ठीक है, क्या दे रखा है, यदि n प्राकृतिक संख्या है, यानी कि n क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो यहाँ से पूछा कि n के कितने मानों के लिए, तो n की मेरे को मान नहीं पूछा, n के कितनी वैल्यूज पूछी है। ठीक है, जहाँ पर ये एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, क्या 3n प्लस 4 का होल स्क्वायर को अगर मैं भाग दूं किससे, n प्लस 2 से, तो ये भाग देने पर ये जो संख्या आनी चाहिए ना, इंटीजर आनी चाहिए भाई। इसका मतलब यही तो हो गया, 3n प्लस 4 के होल स्क्वायर से अगर मैं n प्लस 2 से भाग दूं तो जो भी वैल्यू आएगी वो इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए ना, सवाल के अकॉर्डिंग यही है। तो अब देखना है कि यहाँ से अगर मैं n की क्या क्या वैल्यू रखूँ, कि n प्लस 2 से जब इस संख्या को भाग दूं तो इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो ये सवाल है। ठीक है, तो इंटीजर कब आएगी, जब 3n प्लस 4 का होल स्क्वायर n प्लस 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तभी तो इंटीजर वैल्यू आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर है ना n प्लस 2 बनाने की कोशिश करता हूँ, या तो n प्लस 2 बना लेता हूँ या n प्लस 2 का कोई मल्टीपल बना लेता हूँ। ठीक है, तभी तो n प्लस 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ऊपर n प्लस 2 या n प्लस 2 का कोई मल्टीपल बना लेता हूँ। ठीक है, तो देखो 3n प्लस 4 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, कैसे लिख सकता हूँ भाई, 3n को तो छेड़ नहीं सकते, 3n प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर बटे n प्लस 2। भाई मेरी कोशिश क्या रहेगी, ये मेरे को ये संख्या इससे पूरी पूरी कटानी है, मेरे को इंटीजर वैल्यू आएगी तभी तो आएगी। ठीक है, तो मैं ऊपर क्या करता हूँ, या तो n प्लस 2 या n प्लस 2 का कोई मल्टीपल बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं कोशिश यही करूँगा। तो देखो 3n को तो छेड़ नहीं सकता मैं, तो 3n प्लस 4, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3n प्लस 6 में से 2 घटाऊंगा तो ये चीज़ यही तो निकल के आएगी। ठीक है, अब ये 3n प्लस 6 क्या है भाई, आप ध्यान से देखो, यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन लूँ तो n प्लस 2 ही तो है, तो बिल्कुल n प्लस 2 इससे कट नहीं जाएगी क्या। ठीक है, अभी क्या होगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो है, इसको खोलूंगा तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 भी आएगा। तो अगर इसको खोलूंगा तो क्या आएगा, 3n प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2
कितना दे रखा है यहाँ पे 2ab, ए बी कितना दे रखा है 3n प्लस सी बी, ठीक है। ये आ गई प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करूँगा कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर, ऐसे कैसे ले देता हूँ बटे क्या करना है मुझे n प्लस 2 करना है, ठीक है। तो मैं इससे डिवाइड करता हूँ, तो देखो ये n प्लस 2 से ये तो पूरी पूरी कट जाएगी क्योंकि ये n प्लस 2 का 3 गुना ही तो दे रखा है, ठीक है, ये कट जाएगी। अब देखो यहाँ पर भी 3n प्लस 6 है, ये भी कट जाएगी, पूरा नंबर कट जाएगा n प्लस 2 से। अब क्या करना है यहाँ पे देखो 2 दूनी 4, 4 बटे n प्लस 2। अब मैं इसको भाग दूँ ना, 4 को अगर n प्लस 2 से भाग दूँ तो ये वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए, क्वेश्चन में दे रखा है ये, तो 4 को अगर n प्लस 2 से भाग दूँ तो ये इंटीजर आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं n की क्या वैल्यू रखूँ यहाँ से कि ये 4 को जब मैं n प्लस 2 से डिवाइड करूँ तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए 4, अगर मैं 4 को अगर इसी के फैक्टर से डिवाइड करूँ तो बिल्कुल पूरा पूरा आएगा। अगर किसी भी संख्या को अगर उसी के फैक्टर से डिवाइड करते हैं ना तो रिमाइंडर शेष पर 0 आता है, यानी कि वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो 4 के फैक्टर क्या क्या होता है, 4 के फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, खुद 4 होता है, यही होता है ना 4 के फैक्टर, ठीक है। अगर मैं सपोज करूँ n प्लस 2 को मैं यहाँ पे n प्लस 2 की वैल्यू सपोज करो मैं 1 मानता हूँ, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि देखो n क्या लेना है मुझे, n एक प्राकृतिक संख्या लेनी है, तो यहाँ से n की वैल्यू ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगली n प्लस 2 की वैल्यू 2 मान सकता हूँ क्योंकि 4 के फैक्टर ही मानना है, ठीक है। n प्लस 2 की वैल्यू अगर मैं 2 मानूंगा तो ऐसे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू 0 आ जाएगी, जो भी पॉसिबल नहीं है, तो 2 भी हट गया। अब मैं n प्लस 2 की वैल्यू 4 मान लेता हूँ, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो बिल्कुल ये केस पॉसिबल है। तो यहाँ से n प्लस 2 की वैल्यू 4 या तब यहाँ से n की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं 2 रख सकता हूँ, तो एकमात्र यही संख्या है यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये एक पूर्णांक संख्या आएगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मैंने पूरा डिटेल में समझाया आपको, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप इस सवाल को। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ रहा है ना, जब मैंने थ्योरी कराई थी तो आप लोगों को लगा हुआ कि सर कितने इजी क्वेश्चन बनेंगे, बट देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बना सकता है एग्जाम में, तो सारे क्वेश्चन हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस इन क्वेश्चन को कर लीजिए, ये सीट में ये नंबर सिस्टम में काफ़ी है इस सीट पे, ठीक है। तो इसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने सारे एग्जाम से क्वेश्चन कंपाइल करके आपको बेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो ये कर लीजिए, काफ़ी है, ठीक है। फिर भी टाइम रहता है तो बिल्कुल आप लोग प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं भाई, इसको आज खत्म नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर कल से तो नया कंसेप्ट करेंगे ना, नया टॉपिक उठाएंगे, ठीक है। क्या दे रखा है कि 3 लगातार धनात्मक पूर्णांक, यदि 3 लगातार धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना दे रखा है 15,600 है, तो इन पूर्णांकों के वर्ग हो गया, तो इन पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन निकाल देता हूँ, A B C D, 1777, 1785, 1875, 1877, ठीक है। करते हैं इस टाइप का भाई एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, कंसेप्ट यही रहेगा, आते हैं भाई ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो बिल्कुल सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है कि 3 लगातार धनात्मक पूर्णांक दे रखी है मुझे, 3 लगातार इंटीजर वैल्यू दे रखी है, ठीक है, उनका गुणनफल दे रखा है मेरे को, क्या दे रखा है 15,600 दे रखा है, तो मैं 3 लगातार संख्याएं मान लेता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये मान लेता हूँ, और इनका गुणनफल दे रखा है मुझे 15,600, ठीक है। तो मुझे इन पूर्णांक पहले 3 पूर्णांक संख्या निकालनी है, फिर उनके वर्गों का योग निकालना है, ठीक है। वर्गों का योग निकालने के लिए पहले 3 संख्या तो पता करो आप लोग, ठीक है। कुछ नहीं दे रखा मेरे को, 3 नंबर की गुणा दे रखी है, और 3
क्या है, लगातार धनात्मक पूर्णांक है, तो ये तीन इंटीजर वैल्यू है, इनके गुणा करके दे रखा है मेरे को 15,600। तो क्या करना है, ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, ब्रेक कर करके पता करूंगा। रैंडम सवाल है, कोई फॉर्मूला है नहीं, कोई कंसेप्ट लगेगा नहीं भाई, तीन संख्याएं दे रखी है, गुणा मेरे को 15,600 दे रखी है, बस ये दे रखा कि तीनों संख्याएं धनात्मक पूर्णांक है। तो बिल्कुल ब्रेक कर करके पता करूंगा, और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास, ठीक है। तो 15,600 कैसे लिख सकता हूँ, 156 गुणा 100 लिख सकता हूँ भाई। जैसे आपको ब्रेक करना आसान लगे वहां से कर लेना, क्योंकि मैं जानता हूँ 156 के बारे में जानता हूँ, 100 के बारे में जानता हूँ। तो 156 का मतलब होता है 12 गुणा 13 होता है, ठीक है। और 100 का मतलब तो आप लोग जानते हो क्या होता है, 25 चौको 100 होता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ऐसे ये तीन ऐसी संख्याएं पता करनी है जो लगातार पूर्णांक हो, ठीक है। अब देखो तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। वैसे तो रैंडम सवाल है, बिल्कुल कर ऐसे ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। देखो 13 है, ठीक है। अगर मैं 13 को मान लो एक संख्या मानता हूँ, तो 13 की अगली संख्या या तो 14 होनी चाहिए या 12 होनी चाहिए, ठीक है। 12 दे रखी है, लेकिन अगली संख्या तो देखो 100 दे रखी है, यानी कि 13 तो होगी नहीं, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, 13 में गुणा करना, 13 तो छोड़ूंगा नहीं, 13 तो एक संख्या में जरूर आएगा ना, ठीक है। तो 13 का मैं अगला नंबर क्या लेता हूँ, 26 लेता हूँ गुणा में, ठीक है। तो 12 गुणा 13 25, इस चार को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो 12 दूना 24 करूंगा, और 13 दूना 26 करूंगा, तो कितना, 12 दूना 24 और 13 दूना 26, और ये कितना आ गया, ये 25 आ गया। तो देखो तीन लगातार संख्या नहीं आ गई, 24 25 26, ऐसे करना है सवाल में, कोई तरीका नहीं है, बस एक छोटी सी हिंट मिल गई। ये 13 दे रखा है, अगर सपोज करो मैं एक संख्या को 13 मानता हूँ, तो अगली संख्या तो 14 होनी चाहिए या 12 होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे भी 12 हो गई, तो ये नंबर क्या है, 25 को 100 तो होगा नहीं, क्योंकि 100 तो करना है, या तो 14 हो या 12 होनी चाहिए। तो 13 से मैं अगली, क्योंकि 13 तो एक संख्या में जरूर आएगा, ठीक है। तो 13 का अगला मल्टीपल क्या मान लेता हूँ, 26 मान लेता हूँ। जैसे आप 26 मानोगे तो ये चीज़ आपको आसान हो जाएगी। तो क्या करना है, मुझे इन तीनों का वर्गों का योग करना है। तो 24 का वर्ग होता है कितना, 576, 25 का 675, और 26 का 676। तो जोड़ेंगे कैसे, देखो 6 से 12 5 17, 17 हो गई, 524 हो गई, 576 नहीं होता यार। 24 का वर्ग कितना होता है, ठीक है। 25 का 24 का वर्ग में कुछ दिक्कत आ रही है, ये सॉरी, ये क्या है यार, 24 का वर्ग कितना होता है भाई, मैं पता नहीं यार, माइंड कहाँ काम कर रहा है, ठीक है। 24 का वर्ग होता है 576 होता है यार। 25 का 625 होता है, और 26 का कितना होता है, 676 होता है ना, सॉरी है ना। अब कैसे जोड़ना है जल्दी से, 6 से 12 5 17, 1700 हो जाएगा। 76 में 25 जोड़ूंगा कितना, 76 में 75 में 25 जोड़ते हैं 100, 101 आ गया, 101 में 76 जोड़ूंगा 177, 1700 में अगर 177 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, 1877 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आपको करने पड़ेंगे, रैंडम सवाल है, ऐसे ही करने पड़ेंगे, हिट एंड ट्रायल्स, और कोई ऑप्शन नहीं है। ब्रेक कर करके आप देखोगे तो वहाँ से आपको तीन लगातार इंटीजर पॉजिटिव संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कभी कभी क्या होता है कि दिमाग में कुछ और चलता रहता है, तो ध्यान नहीं जाता, पर कोई चीज़, कोई बात नहीं। उम्मीद करता हूँ आपने बिल्कुल नोट कर लिया होगा और समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ए बी एक दो अंकीय भाज्य संख्या, एक दो अंकीय अभाज्य संख्या है जहां ए और बी बराबर नहीं है। यदि ए बी को विपरीत किया जाता है, यदि तो प्राप्त संख्या बी ए बी एक अभाज्य संख्या है।
है तो ऐसी संख्याओं को योग ज्ञात करो भाई। ऐसी का तो एक क्वेश्चन करेंगे, और एक क्वेश्चन भाई 2020 मेंस का क्वेश्चन है। मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ आपको, बी सी डी 374, 396, 396, 407 और 418। भाई 2020 मेंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व करेंगे। काफी ट्रेंड को तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा जब एग्जाम में आया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम देखते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, से इजी क्वेश्चन तो क्या ही बनेगा, ठीक है। क्या दे रखा है, ए बी एक 2 अंक की अभाज्य संख्या दे रखी है मेरे को। ए बी है ना, जो 2 अंक की अभाज्य संख्या दे रखी है, जैसे सपोज करो 5 3 है, या अभाज्य संख्या दे रखी है 5 3 है, ठीक है। अब क्या करना है, जहाँ ए और बी बराबर नहीं है, बता यहाँ पे ए और बी दोनों बराबर नहीं होना चाहिए भाई, ए और बी दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 3 है, दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, ठीक है। यदि ए बी को विपरीत किया जाता है, सपोज करो मैंने ए बी को 53 मान लिया, ऐसे रैंडम मान लिया, ठीक है। अगर मैं इसको विपरीत करूँ तो विपरीत 53 का उल्टा 35 तो होगा, 35 होगा, बस यही तो चीज़ करनी है यहाँ पे, ठीक है। यदि मैं ए बी को विपरीत करूँ तो बी ए बी का अभाज्य संख्या है, तो ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात करना है मुझे, ठीक है। और ध्यान रखना ए बी 2 अंकों की अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो देखो अभाज्य संख्याओं का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो एक रैंडम सवाल है, बिल्कुल हम लोग ऐसे ही करेंगे, और कोई तरीका है नहीं हमारे पास, ठीक है। हर एक नंबर को देखेंगे हम लोग, फिर उसका उल्टा करके देखेंगे, तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, ए बी एक 2 अंकीय अभाज्य संख्या है भाई, मेरे को 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या पता करनी है, और मैं उस अभाज्य संख्या को अगर उल्टा करूँ ना, तो भी वो संख्या क्या बननी चाहिए, अभाज्य बननी चाहिए। तो बिल्कुल चेक करना है मुझे, 2 अंकों की देखनी है। 2 अंकों का सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 10 होता है, जो कि प्राइम नंबर तो है नहीं, तो इसको तो चेक करूँगा नहीं। अगला नंबर होता है 11, जो कि प्राइम नंबर है, लेकिन क्या करना है यहाँ पे ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए भाई, 1 और 1 तो दोनों बराबर हुए ना, तो 11 भी नहीं मानूंगा। अब बात आती है 12, तो 12 भी प्राइम नंबर नहीं है। अब आती है 13, बिल्कुल 13 एक प्राइम नंबर है, और मैं इसका उल्टा करूंगा ना, तो ये संख्या भी प्राइम नंबर होगी, तो बिल्कुल एक पेयर तो ये बन गया है, ठीक है। अब अगली क्या करता हूँ, 14, 15, 16, 17 पे देखता हूँ, 17, और जब इसका उल्टा करूंगा तो ये भी क्या प्राइम नंबर है, क्या बिल्कुल है। 71 भी एक प्राइम नंबर है, तो एक पेयर तो बन गया। अब क्या करते हैं, 17 के बाद में कौन सा नंबर आता है, 23, 17 के बाद में आता है 23, जो कि प्राइम नंबर है। अगर मैं इसका उल्टा करूँ तो 32, तो 32 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है। 23 के बाद में क्या होगा, 29, 29 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल मान लिया। तो 29 का उल्टा करूँगा 92, तो 92 तो एक प्राइम नंबर है ही नहीं, 23 24 करता है, ठीक है, तो प्राइम नंबर है ही नहीं। तो 29, अब 29 से अगला देखना पड़ेगा कितना, 31, तो वो तो ले लिया मैंने, 13 31 ऑलरेडी काउंट होगा। 31 के बाद में क्या, 37, 37 प्राइम नंबर है, बट 73 भी बिल्कुल प्राइम नंबर है, तो एक केस तो यहाँ से बन गया 37 और 73। 37 के बाद में 41 बिल्कुल प्राइम नंबर है, लेकिन इसका उल्टा प्राइम नंबर नहीं है 14, तो ये केस भी पॉसिबल नहीं है। 41 के बाद में 47 प्राइम नंबर है, 47 उल्टा करूँगा 74, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये पेयर में नहीं बनेगा। अब 47 के बाद में क्या, 53 बिल्कुल प्राइम नंबर है, बट इसका उल्टा देखो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये केस भी पॉसिबल नहीं है। 53 के बाद में कितना होगा, 53 के बाद में 61, बट 61 का उल्टा 16 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये केस ही पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल आपको ये ऐसे ही चेक करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, तो मैं आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ इस वजह से, ठीक है। अब 61 के बाद में क्या, 67 प्राइम नंबर है, बिल्कुल मान लिया, लेकिन इसका उल्टा 76, ये प्राइम नंबर नहीं है। अब अगला मानता हूँ 67 से अगला क्या, 71, बिल्कुल 71, 17 पहले ही काउंट कर लिया ऑलरेडी। 71 के बाद में नंबर आएगा 79, बिल्कुल 79, और इसका उल्टा 97, बिल्कुल ये दोनों संख्याएं क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, 79 के बाद में क्या, 83, बट इसका उल्टा 38 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 83 के बाद में 87, बट 78 प्राइम नंबर नहीं है, तो उसके बाद में 97, ये वाला मैंने केस ले लिया। तो ये 4 ही पेयर पॉसिबल है, तो ये 4 ही केस पॉसिबल है। तो आप ध्यान से देखो कि ये चारों संख्या क्या दे रखी है, ये चारों पेयर क्या दे रखा है, चारों पेयर में जो भी संख्या है ना, वो क्या है, ऑड नंबर है, और अगर मैं ऑड में ऑड जोड़ूंगा तो नंबर तो इवन आना चाहिए ना। तो यहाँ से देखो ऑप्शन सी, तो मैं ऐसे ही देखते ही हटा सकता था पहले ही, क्योंकि देखो एकमात्र इवन नंबर होता है 2, उसको छोड़ के जितनी भी अभाज्य संख्या होती है वो सारी सम संख्या ऑड नंबर होती है। जब मैं ऑड में ऑड जोड़ूंगा भाई, एक पेयर से इवन नंबर आएगा, अगले पेयर से भी इवन आएगा, यानी कि ऑड में ऑड जोड़ूंगा तो इवन ही तो आएगा ना। तो यहाँ से ऑप्शन सी तो हम पहले ही देखते ही हटा सकते थे, अब करना ही है। तो अब बस मुझे इनको जोड़ना है रैंडमली, तो क्या करूंगा,
अब मैं देखूंगा इस संख्या का ऑप्शन के सारे में यूनिट डिजिट अलग है, तो मैं यूनिट डिजिट पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ। मैंने आपको बिल्कुल यूनिट डिजिट डिटेल में समझाया, तो जोड़ लेते हैं इनको। एक और एक 2 और 3 5 और 7 12, यानी कि यूनिट डिजिट आया 2, 9 और 2 11, यूनिट डिजिट आया 1, 7 और 1 8, 8 और 7 15, यूनिट डिजिट आया 5, 5 3 8, यानी कि संख्या जो भी आएगी उसका यूनिट डिजिट 8 होगा। तो मैं देखूँ किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 8 दे रखा है। ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट अलग अलग है, इस वजह से मैंने यूनिट डिजिट पे फोकस किया। अगर सेम होता तो बिल्कुल बेसिक से करना पड़ता। ठीक है, तो उतार लीजिए जब तक। अभी 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं, क्या हम लोग खत्म कर लेंगे क्या? लगता तो नहीं है आज क्लास में हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। भाई मेंस का सवाल है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई तरीका नहीं है भाज्य संख्या वाला, उस पर तो बिल्कुल रैंडम सवाल बनते हैं, करना ही पड़ेगा और कोई तरीका है नहीं। ठीक है, बट इतना ज़्यादा भी लेंथी नहीं था ये, विद इन आप 30 सेकेंड में कर सकते थे इजीली। ठीक है भाई, क्वेश्चन में एग्जाम में हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई कोई क्वेश्चन 2 मिनट में ले लेता है, 3 मिनट भी ले सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन 30 सेकेंड का हो, 5 सेकेंड का हो। अगर ऐसे हो गया तो बिल्कुल पेपर 1 घंटे का पेपर, तो आप लोग गणित वाले सेशन की बात कर रहा हूँ साइंस में, आप तो फिर 15-20 मिनट में उठा दोगे, तो पेपर में बैलेंस आता है। ठीक है, 2-2 3-3 मिनट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो छोड़ने भी पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रोच आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कैसी है। तो कभी भी ये मत कहना कि सर मेरा सब कुछ आता था लेकिन पेपर में स्पीड कम होने की वजह से हो गया। भाई सब स्टूडेंट के साथ यही होता है, तो आपको बिल्कुल परफेक्ट होके जाना पड़ेगा, सिलेबस पूरा खत्म करना पड़ेगा, स्पीड भी आपकी मेंटेन होनी चाहिए, तो ही फायदा है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ने देखा हुआ आपने भी, अगर कोई पेपर दिया होगा तो आपको भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि सर मेरे को सब कुछ आता था बट मेरी स्पीड ठीक नहीं थी। भाई ये ना सबके साथ ऐसा ही होता है, तो आप इकलौते नहीं हो, तो आपको सारी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप बढ़िया स्कोर कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, तब जाके आप अदर स्टूडेंट को बीट कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 12। ठीक है, 12 क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। अब भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, XYZ अभाज्य संख्याएं हैं, तथा इनका सम दे रखा है मुझे, एक्स वाई प्लस जेड बराबर कितना दे रखा है, 38 है। एक्स का अधिकतम मान क्या होगा? ये क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, क्या दे रखा है, 19 23 31 29, 23 31 29, इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल करेंगे, लॉजिकल सवाल है। ठीक है, क्या दे रहा है क्वेश्चन में कि मेरे को XYZ 3 संख्याएं दे रखी है, और तीनों संख्याएं क्या है, प्राइम नंबर है, अर्थात अभाज्य संख्या है, और मेरे को इन तीनों संख्याओं को सम दे रखा है, और यहाँ पे पूछा मेरे को x का अधिकतम मान, x की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। भाई मेरे को 3 संख्याएं दे रखी है, x y और z, और मुझे इन तीनों संख्याओं को सम दे रखा है, कितना दे रखा है, 38 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है, लॉजिकल सवाल है, बिल्कुल ध्यान से करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, आपको 2 सवाल कराऊंगा इस टाइप के। ठीक है, बट कंसेप्ट यही रहेगा, बिल्कुल आप लोग सारे सवाल कर लोगे, ध्यान से करना है, लॉजिकल सवाल। ठीक है, यहाँ पे 3 संख्याएं दे रखी है, तीनों अभाज्य संख्याएं दे रखी है, मेरे को उन तीनों का सम दे रखा है। आपको ध्यान रखेगा कि 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, ऑड नंबर होते हैं 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सबके सब ऑड होते हैं। ठीक है, अगर सपोज करो मैं इन तीनों नंबर को ऑड ले लेता हूँ, इसको भी ऑड ले लेता हूँ, इसको भी ऑड ले लेता हूँ, और इसको भी ऑड ले लेता हूँ, ये तीनों प्राइम नंबर है, और 2 के अलावा सारे नंबर ऑड होते हैं। ठीक है, अभी मैं 2 को स्किप करता हूँ, और जितने भी 2 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर हो सारे के सारे ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों नंबर को मैंने ऑड मान लिया।
मगर मैं ऑड में ऑड जोड़ूंगा तो इवन आएगा, इवन में ऑड जोड़ूंगा तो क्या आएगा, ऑड आएगा। और देखो आप राइट साइड में देखो, राइट साइड में ये नंबर इवन दे रखा है, ठीक है। अगर तीन और संख्याओं को जोड़ के कभी इवन आएगा ही नहीं तो ये तो मेरा अजम्पशन गलत हो गया। और दो के अलावा जितने भी सारे नंबर है प्राइम नंबर, वो सारे के सारे और नंबर है। यानी कि मुझे यहाँ से क्या चीज़, क्या लॉजिक पता चला कि मैं एक संख्या को मैं इवन मानना पड़ेगा। क्यों? सपोज करो मैं इस संख्या को इवन मान लेता हूँ, तो इवन में अगर और जोड़ूंगा तो क्या आएगा, और आएगा। और में और जोड़ूंगा तो क्या आएगा, इवन आएगा। तो बिल्कुल राइट साइड में मेरे को इवन ही दे रखा है, तो एक संख्या मेरे को इवन लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं तीनों संख्या और संख्याएं लूंगा तो उनको जोड़ के तो और नंबर ही आना चाहिए। और देखो मेरे को जोड़ कर एक इवन नंबर चाहिए, तो मेरे को एक नंबर इवन लेना पड़ेगा। क्यों? अगर मैं इवन में ऑड ऐड करूंगा तो ऑड आएगा, और ऑड में ऑड ऐड करूंगा तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा ना, ठीक है। तो इस वजह से मेरी मजबूरी हो गई कि मेरे को एक संख्या की वैल्यू इवन लेनी है। और दुनिया में एकमात्र एक ही संख्या है दो, जो कि प्राइम नंबर है और इवन नंबर भी। तो यहाँ से एक नंबर की वैल्यू फिक्स हो गई, ठीक है। तो अब किसको मान लेता हूँ मैं, जेड को दो मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये जेड को फिक्स कर दिया कि भाई जेड की वैल्यू दो होगी, अर्थात एक नंबर की वैल्यू दो होगी, ठीक है। अब बचे क्या, अब एक्स और वाई बचे। अब ये दोनों संख्याओं को सम कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए ना भाई। 38 से दो यहाँ आ गए तो बच्चे कितने, 36 होनी चाहिए। अब क्या आप दो ऐसी संख्याओं को पता कर सकते हो जो कि प्राइम नंबर हो और दोनों को जोड़ के 36 आए, तो ये सवाल करना है। ये बचा यहाँ से। अब मेरे को एक्स की वैल्यू मैक्सिमम भी लेनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे संख्याओं का सम फिक्स दे रखा है, संख्याओं को सम फिक्स दे रखा है, वही सम फिक्स है 36, सम फिक्स है 36। और यहाँ से मेरे को एक्स की वैल्यू मैक्सिमम भी चाहिए। अगर दो संख्या को सम फिक्स है और एक्स की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो ये तो तभी पॉसिबल होगी जब वाई की वैल्यू में सबसे मिनिमम लूँ, तभी तो एक्स की वैल्यू सबसे मैक्सिमम आएगी, क्योंकि सम फिक्स है। तो अब क्या करना है मुझे, अब मैं दो तो ले लिया, अब सपोज करो मैं यहाँ पे तीन लेता हूँ, वाई की वैल्यू मैं तीन ले लेता हूँ, ठीक है। वाई की वैल्यू तीन लेता हूँ, तो एक्स की वैल्यू लेनी पड़ेगी मेरे को 33 लेनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 33 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। अब क्या करता हूँ मैं, वाई की वैल्यू चार तो ले नहीं सकता, जो कि चार प्राइम नंबर है नहीं, तो वाई की वैल्यू लेता हूँ पाँच ले लेता हूँ। तो एक्स की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी मेरे को, 31 लेनी पड़ेगी। बिल्कुल ये दोनों संख्याएं प्राइम नंबर है और दोनों संख्या को जोड़ के 36 बार है। तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल के आई यहाँ से, 31 निकल के आई। तो 31 इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो कितना लॉजिकल सवाल था, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तब तक आप नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन है जो कि मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं एक साथ कराऊंगा तो आपको ये चीज़ें रट जाएंगे। वो क्वेश्चन कल की क्लास में होगा, इस वजह से वो कल करेंगे, क्योंकि ताकि आपको आज का रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल था, एक सवाल और कराऊंगा इस टाइप को जो कि आगे कराऊंगा, ठीक है। मतलब इसी सीट में दे रखा है, बट 2-3 क्वेश्चन के बाद कराऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 14 को शायद, ठीक है। क्या दे रखा है, एंड 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, तो रिमाइंडर क्या होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, मेंस का सवाल है, मेंस को पूछा गया था ये सवाल, इजी सवाल भी है। 8, 9, 7, 10 मेंस का सवाल है भाई, विदिन 3 सेकंड में आप लोग कर लोगे सवाल को, ठीक है। क्या दे रखा है, एन 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। भाई एक संख्या है मेरे पास एन, और वो 3 अंकों की है और वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। तो क्या करना है, जब एन को अगर मैं 13 से भाग दूँ, अगर मैं एन एक संख्या है
अगर मैं उसको 13 से भाग दूँ तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, तो ये रिमाइंडर क्या आएगा, यही क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, यहाँ पे ध्यान से देखना भाई, 3 अंक दे रहा है क्वेश्चन, ढंग से पढ़ना। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100, बट ये संख्या प्राइम नंबर नहीं है, मेरे को क्या दे रखा है, अभाज्य संख्या की होनी चाहिए। तो 100 तो प्राइम नंबर है नहीं। अब देखता हूँ 101, क्या 101 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। और ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो एन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 101 रख सकता हूँ। 101 को मैं 13 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 13 सत्तर 91, तो बचेगा कितना, 10 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो मेंस का सवाल है, विदिन 3 सेकंड में आप लोग कर सकते थे, ठीक है, उतार लीजिए जब तक। एक सवाल और कर लेते हैं क्या, कर ही लेते हैं भाई एक सवाल, ठीक है। वैसे 3-4 क्वेश्चन बच गए, बट वो कल की क्लास में ही होंगे। मजा आ रहा है ना भाई क्वेश्चन करने में, ठीक है। आपको तो पता नहीं, बट मेरे को नहीं क्वेश्चन करवाने में बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें लगाना पड़ता है दिमाग, और दिमाग इतना लगाना पड़ता है कि हर स्टूडेंट को समझ में आ जाना चाहिए। और जो भी टफेस्ट चीज होती है ना, उसको पढ़ाने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है, ठीक है। तो अब करते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। यदि वैसे सीट खत्म करनी थी, बट वही नहीं, कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है। एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 31 और एन स्क्वायर माइनस 29 क्या दे रखे हैं, अभाज्य संख्या है भाई, ये तीनों संख्याएं हैं। तो एन के संभावित मानों की संख्या, तो एन के मानों की संख्या क्या है जहां एन एक पूर्णांक है, भाई एन इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ऑप्शन लिखा देता हूँ, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ए बी सी डी 1 2 6, 1 2 6 और 9। भाई CDS का सवाल है, मोस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन इजी है बट कंसेप्चुअल है, दिमाग लगाना पड़ेगा, लॉजिकल सवाल है, ठीक है। CDS में हमेशा क्रिएटिव सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं लास्ट सवाल आज की क्लास में, फिर कल देखेंगे क्या दे रखा है। यदि एन स्क्वायर माइनस 33 और एन स्क्वायर माइनस 31 और एन स्क्वायर माइनस 29, मेरे को 3 संख्याएं दे रखी है, ठीक है। और ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो एन के संभावित मानों की संख्या निकालनी है मेरे को, एन की मान नहीं निकालना है, एन के कितने मान है वो निकालना है, ठीक है। जहाँ एन एक पूर्णांक है, भाई एन क्या है, एन एक पूर्णांक होना चाहिए। अपूर्णांक इंटीजर संख्या तो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, बिल्कुल। पूर्णांक वैल्यू तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ये 3 संख्या दे रखी है, एन स्क्वायर माइनस 33 और एन स्क्वायर माइनस 31 और एन स्क्वायर माइनस 29। ये मेरे को 3 अभाज्य संख्याएं दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को एन का कितने मान पॉसिबल है ये करना है। तो अब ध्यान से देखो, आप क्या चीज ध्यान से देख पा रहे हो, यहाँ पे ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, बिल्कुल लॉजिक लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। और कोई तरीका है नहीं भाई, एन की वैल्यू ऐसी रैंडमली तो रख नहीं सकता, क्योंकि एन की पता नहीं कितने वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे तो आप बिल्कुल इजी सवाल बन रहा है। तो कैसे, यहाँ पे देखो 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि क्या हुआ, ये 3 ऐसे प्राइम नंबर हो गई जो लगातार है, और उन दोनों के बीच में दो, और तीनों के बीच में 2 का डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको एक सेट बताया था, अगर आप ध्यान हो तो दुनिया में एक ही सेट है मात्र जो लगातार प्राइम नंबर है और तीनों के बीच में 2 का गैप होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल क्रमबद्ध प्राइम नंबर है और उनके बीच में 2 का गैप है, एकमात्र सेट ही है, वो क्या है, 3 5 7। बिल्कुल मैंने आपको कराया था, 3 5 और 7, ये एकमात्र ऐसा सेट है जो 3 प्राइम नंबर का लगातार प्राइम नंबर है और तीनों के बीच में 2 2 का गैप आ रहा है। तो बिल्कुल ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना भाई, इन दोनों के बीच में देखो 2 का गैप आ रहा है इनके बीच में, ठीक है। तो एकमात्र यही सेट है दुनिया में
जो कि तीन संख्याएं लगातार प्राइम नंबर भी है और तीनों के बीच में देखो दो दो का भी गैप आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल यही तो संख्याएं होंगी, यही तो संख्याएं होंगी। तो आप किसी भी केस से सॉल्व कर लो यहाँ से। एन स्क्वायर माइनस 33 बराबर 3 आ गया, तो एन स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या क्या निकल जाएगी, एन की वैल्यू 6 भी आएगी, प्लस का 6 और माइनस का 6 भी आएगी। तो यहाँ से एन की वैल्यू 2 निकल के आई, ठीक है भाई। एन स्क्वायर बराबर 36 का क्या मतलब होगा, तब यहाँ पे एन की वैल्यू में क्या रखोगे उसका वर्क करो तो 36 आ जाएगा। अब आप एन की जगह 6 रख के देख लीजिए तो बिल्कुल 36 आएगा। एन की जगह -6 रख के देख लीजिए, उसका वर्क करूंगा तो बिल्कुल 36 आएगा। तो यहाँ से एन की दो वैल्यूज पॉसिबल आई ना, दो वैल्यूज पॉसिबल आई ना। तो यही तो पूछा है एन के कितने मान संभव है, एन के दो मान संभव है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये ध्यान रखना, ये छोटा सा कंसेप्ट है वो मैं बता देता हूँ। एक समीकरण बन गई, इसमें देखो वेरिएबल की पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर 2 है। तो यहाँ पे एन की कितनी वैल्यूज पॉसिबल होगी, 2 आएगी। अर्थात जिस समीकरण में वेरिएबल की जितनी मैक्सिमम पावर होती है ना उसके उतनी मान निकल के आते हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ से बेसिक चीज है, यहाँ पे प्लस का 6 करो जब भी 36 आएगा, माइनस का 6 करेंगे जब भी 36 आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम ही तो चीज बन रही है भाई। ये एन स्क्वायर माइनस 31 बराबर 5 करूंगा तो एन स्क्वायर बराबर कितना आएगा 36 आएगा। हर केस से एन स्क्वायर बराबर 36 आएगा। तो एन की दो वैल्यू पॉसिबल होगी, प्लस का 6 और माइनस का 6। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी और बेहतरीन क्लास हुई है, कंसेप्चुअल क्लास थी। हर कोई टीचर इन क्वेश्चन को कराएगा नहीं, मैंने आपको करा दिया। बिल्कुल पिछले 2 क्लास का जिन भी स्टूडेंट ने रिवीजन किया होगा उनको बिल्कुल ये चीज़ डिटेल में समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। अब इसके 2-3 क्वेश्चन रहते हैं वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और कल हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। है तो नंबर सिस्टम का ही, मतलब इसी का अगली चीज़ है क्या, वो डिविजिबिलिटी रूल। तो कल की क्लास में शुरू करेंगे। तो कल की क्लास पूरे स्टूडेंट ज्वाइन करें क्योंकि ऐसा डिविजिबिलिटी रूल समझाऊंगा, यकीन दिला रहा हूँ एक भी कंफ्यूजन आपको रहने नहीं दूंगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं कल। ओके बाय एवरीवन।